पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से नहीं हैं? अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा उसका रीजन मैं बता देता हूं। जब ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आप तीनों सा आप ले लीजिएगा, है ना, तीनों आप सा ले लीजिएगा, इसके साथ आप हा भी ले लीजिएगा। आप देखिए सा हा यानी चारों आ रहे हैं इन तीनों में, लेकिन यावा जो आ रहा है ये अंतस्थ व्यंजन है। एक नए तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपने इस पहले क्वेश्चन को देखा है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा पुष्टि मार्ग का जहाज, ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? दूसरा, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो इन दोनों का आंसर एक ही आंसर बनेगा, सूरदास जी बनेगा। सूरदास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी गलती नहीं करना, गलती से भी गलत नहीं इस क्वेश्चन को करना है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अष्टछाप का जहाज हिंदी में किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज हिंदी में किस कवि को कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चैप्टर का नाम है हिंदी में संधि विच्छेद। लॉक किया। क्वेश्चन थर्ड नंबर आपके स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट को जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उतधन हरण होता है। एक क्वेश्चन और यहां पर बनेगा कि कौन सी संधि बनेगी? तो यहां पर व्यंजन संधि बनेगी। रीजन क्या है? रीजन और फैक्ट जानिएगा कि जहां पर दोस्तों हलंत का निर्माण होता है, हलंत का निर्माण होता है, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद के अंतर्गत व्यंजन संधि आती है। व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट यही है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती हैं। एक आपकी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे, फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 का चैप्टर का नाम है तत्सम तद्भव। जवाब दीजिएगा आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव की बात अगर की जाए तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि तद्भव में देखा जाए क्या है। तद्भव में देखा जाए तो आंसर क्या हो सकता है? दिन में अगर देखा जाए तो दिन में हम कह सकते हैं क्या? दिन में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? दिन हमारा एक तद्भव होता है पहले से ही, इसका दिवस हो जाएगा। स्कंद पहले से ही तत्सम है तो हम ये कह सकते हैं क्या? हम पहले कह सकते हैं दोस्तों यहां पर, अच्छा देखिए, दिन और दिवस दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। इसमें दिन को तत्सम ही माना जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं, दिन को तत्सम माना जाता है, दिवस को भी तत्सम माना जाता है और दिवा को भी तत्सम माना जाता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। स्कंद की बात करें तो स्कंद को कहा जाता है कंधा, कहा जाता है कंधा कहा जाता है। और अंधकार को बात में अगर जोड़ें तो अंधकार को अंधेरा कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन विवादों में चला जाता है क्योंकि दिन को भी माना जाता है, दिन एक्चुअल में तद्भव है लेकिन माना जाता है तत्सम। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो यहां आयोग की बात करें तो कपास। क्यों? रीजन क्या है दोस्तों? कपास को करपास कहा जाता है, आप सभी को पता है। कपास को करपास कहा जाता है, इसलिए ए और डी ऑप्शन में बहुत विवाद हुआ था। तो आंसर हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है, लेकिन फिलहाल आयोग ये कहता है कि भाई हम तो डी मारेंगे। लेकिन आपको नहीं गलती करना है, आपको एनसीईआरटी वेस्ट पर चलना है, आपको सही क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। तो ए और डी वाले दोनों विकल्प वाले सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आप देखिएगा, अगर आपको खेती बाड़ी का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको पता होगा कि हमारे खेतों में मक्का होती है तो हम कहते हैं मकई। हम कहते हैं कि अगर देखा जाए सरसों होती है तो हम कहते हैं सरसों। हम कहते हैं मूंग होती है तो हम कहते हैं मूंग। लेकिन सारस कोई फसल है क्या? सारस नहीं। सारस तो दोस्तों हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो जाएगा वो सी के साथ लॉक हो जाएगा। हिंदी में अगर पूछा जाए दोस्तों लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। और संस्कृत में ये बढ़ के हो जाते हैं 3, वहां पर नपुंसक लिंग और बढ़ जाता है। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दोस्तों, यहां पर निम्नलिखित में कौन सा अलंकार, ये लिखना यहां पर भूल गया है टाइपिस्ट, कोई बात नहीं है। अलंकार क्या होगा? चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर। यहां पर अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो दोस्तों थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है कि सर क्वेश्चन लगाएं तो लगाएं क्या। देखिए दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जब भी आपसे तुलना की जाती है तो वहां पर क्या है? तुलना की जाती है तो वहां पर आप उपमा लगाइए। जब आप में शब्दों का आवृत्ति बार बार होता है तो यमक लगाइए। रूपक में जब किसी शब्द में तुलना न कहकर वही कह दिया जाए कि नहीं चंद्रमा ही तुम हो, तो समझ गए ना, तो रूपक। यानी इसमें भी तुलना होती है लेकिन इसमें तुलना ये नहीं होती है, इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट कह दिया जाता है अरे नहीं तुम ही फूल हो। और उपमा में कहा जाता है कि तुम्हारी तुलना फूल से की जाती, तुम फूल से महकते हो।
तो यहां पर क्या है कि उपमा रूपक में इतना फर्क, लेकिन आंसर ए चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? देखिएगा, श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका होना। यहां श्लेष अलंकार में क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बताइए। इस पंक्ति में सुवर्ण का प्रयोग हुआ है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। याद रखिएगा, कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं, तो कवि के लिए जो सुवर्ण यूज हुआ है वो अच्छे शब्द। कवि क्या ढूंढता है? अच्छे शब्द। हमेशा कवि जो है शब्दों का इस्तेमाल करता है। तीन लोग हैं और यहां पर सुवर्ण का यूज हुआ है। जब एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाएं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहां देखिएगा, व्यभिचारी के लिए जो है क्या है? व्यभिचारी के लिए जो सुवर्ण का मतलब होता है रूप रंग। क्या है? यहां पर रूप रंग है। और दोस्तों चोर के लिए सुवर्ण का क्या होगा बताइएगा? चोर क्या ढूंढेगा? सुवर्ण यानी स्वर्ण ढूंढेगा। इसलिए जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाएं तो वहां पर हो जाता है श्लेष अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? लॉक किया जाए। बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों हमें आपको बताता हूं। अल्प प्राण की अगर मैं बात करता हूं, क्या अल्प प्राण की अगर मैं बात करता हूं तो अल्प प्राण आता है 135, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। और महाप्राण दोस्तों होते हैं क्या? महाप्राण दोस्तों अगर देखा जाए तो ये होते हैं दूसरे और चौथे वर्ग के होते हैं। इसलिए दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है? महाप्राण ध्वनियों का होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या चला जाएगा? बी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 8 नंबर आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। लॉक किया जाए। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, लव यू गाइस। यहां पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 8 नंबर का बेजोड़ जवाब आपको देना है। आंसर होगा तो होगा क्या और क्यों होगा? ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में, क्या अगर मैं इस क्वेश्चन में कहता हूं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक्चुअल में सिंधु से आया है। सिंधु यानी इंडस से आया है। रहने वाले ईरानियों से इसको जोड़ा जाता है, लेकिन ईरानियों से जोड़ने के साथ, अब ईरानी तो ऑप्शन में है नहीं, हिंदी जो है पुरानी फारसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो इसलिए हिंदी किस भाषा का शब्द है? जो हिंदी है ना, ये शब्द पूछ रहा है किस भाषा से आया हुआ है, तो हिंदी फारसी से आया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी किस प्रकार के परिवार से जुड़ा हुआ है? तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार से जुड़ा हुआ है। हिंदी की जब भी हम बात करते हैं तो हिंदी कहां से आया है? अगर हम भ्रंश में चले जाएं तो अपभ्रंश से आया हुआ है। हिंदी की जब भी बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी राजभाषा है? तो आर्टिकल 343 में दिया गया है कि हिंदी है। हिंदी की कौन सी लिपि है दोस्तों? तो हिंदी की हमारे देवनागरी लिपि है, ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी में कितने जो है वर्ण है? तो हिंदी में अगर देखा जाए वर्ण कितने हैं? तो 52 है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर फारसी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक कीजिएगा। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। कह रहा है सचेत में कौन सा समास है? सचेत में दोस्तों मुझे लगता है कि 99.999 मैं अगर कर दूं तो इसमें 99, अब देखिए आप तो सवाल का आंसर लगा चुके होंगे बहुत से बच्चे, लेकिन फिलहाल जो बच्चे दिमाग में पहली बार ऑप्शंस क्लिक किया है वही आंसर सही माना जाएगा। मुझे ये लगता है कि इस क्वेश्चन में इतने बच्चे फेल हो जाएंगे। मैं अगर कह दूं 0.001% ही आंसर इस क्वेश्चन का बच्चे सही दे पाएंगे। अब क्यों दे पाएंगे उसका भी रीजन है, उसका भी एक रीजन है, मैं बताता हूं क्यों दे पाएंगे। इसका आंसर बहुत से बच्चों को नहीं पता है, मैं बताता हूं, बी आंसर सही हो जाएगा। क्यों आंसर सही हो जाएगा? बहुब्री ही क्यों हो जाएगा? रीजन और फैक्ट मैं बताता हूं। सचेत का मतलब क्या होता है बताइए? सा उपसर्ग है, तो बहुत से बच्चों ने, मुझे यह पता है, मैंने पहले से बता के रखा है कि 99% अगर उपसर्ग वाला होगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन चेत का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो उपसर्ग तो है ही नहीं। पहली बात तो ये समझिएगा, समझ रहे हो? तो सचेत में जो समास है वो जाएगा बहुब्री के साथ। अब आप कहोगे कि सर बहुब्री क्यों हो जाएगा, रीजन बताइएगा। देखिए, जो सचेत है क्या है? यानी जो चेत है, जो जिसकी चेतना साथ है, समझिएगा, सचेत को कहा जाता है जिसकी चेतना साथ है, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है सावधान। तो सचेत को कहा जाता है सावधान, इसलिए यह बहुब्री हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर समास में किसी भगवान का ही नाम आए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। बहुब्री समास का मतलब होता है कि किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करना, समझ में आया? तो बहुब्री समास वहां पर होता है कि भैया सचेत का मतलब होता है कि जो चेतना के साथ है, अर्थात सावधान, उसी को सचेत कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए 10वां नंबर देखिएगा, कौन सा विकारी है? दो शब्द होते हैं, एक होता है विकारी
और एक होता है अविकारी। विकारी और अविकारी में फर्क समझिएगा। अविकारी को कहा जाता है अव्यय कहा जाता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। अविकारी जो कभी बदलता नहीं है, विकारी जो बदल जाए। जैसे अविकारी जो बदलता नहीं है, जैसे तथा कभी बदल नहीं सकता है। तथा का लिंग आप बदल दो, क्या तथी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि तथा हुआ, किंतु हुआ, परंतु हुआ, इसलिए ये हमेशा एक जैसे सदाबहार शब्द है, ये कभी बदल नहीं सकते। चाहे एक वचन में प्रयोग हो चाहे बहुवचन में हो, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। विकारी वो होते हैं जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये बदल जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा अलग लिया है। वर्णमाला का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। अगर मूर्धन्य ध्वनि नहीं है तो टा वर्ग के जितने भी आते हैं, टा, ठा, डा, है ना, ढा, इस तरीके से णा की बात करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा डी के साथ, क्योंकि डी ऑप्शन है एक आपका कैसा है बताइए? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, ओस्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, रेखांकित कारक आपको बताना है। मेढक को पत्थर से मत मारो, मेढक को पत्थर से मत मारो, जवाब आपको देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं पूरे को अंडरलाइन करता हूं, पूरे को अंडरलाइन करता हूं, आप बताइएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो, गलती से वो को के नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर में देखिएगा आंसर क्या होगा। अगर मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, दोनों तरीके का कंफ्यूजन आपका खत्म कर देता हूं। अगर आपका मेढक को के नीचे आया है तो कर्म लगा दीजिएगा। अगर आपका से के नीचे आया है तो कर्ण लगा दीजिएगा। अगर आपका किसी के नीचे रेखांकित नहीं आया है तो कर्ण लगा दीजिएगा। अगर आपका सबके नीचे रेखांकित आया है तो भी कर्ण लगा दीजिएगा। नहीं समझे? समझिएगा। जब पूछा जाए किसी रेखांकित पद को तो वहां पर कर्म ही होगा, क्योंकि कर्म की जो विभक्ति होती है वो कर्ता ने कर्म को हो जाती है। अगर यही को हटा के से के नीचे लाइन कर दें और कह दें रेखांकित पद में बताइए तो कर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि से आता है किसके साथ? साधन के लिए। तो इसलिए यहां पर अगर से के नीचे है तो कर्ण हो जाएगा। और अगर मैं कह दूं किसी के नीचे नहीं लगा हुआ है तो भी सी हो जाएगा, क्योंकि किसी साधन से मार रहा है वो पत्थर, तो वहां पर कर्ण हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब क्या होगा? गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे, देखिएगा दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अगर किसी का नाम लेकर कहा जाए, अगर पूछता गुलाब तो आप व्यक्तिवाचक। अगर यहीं पर पूछ लेता कि गुलाब सुंदर फूल है तो बताओ फूल में कौन सा संज्ञा होगा, कौन सी संज्ञा होगा, गलती से ये पूछ लेता। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए फूल में कौन सी संज्ञा होगी तो वहां पर दोस्तों जातिवाचक। दुनिया में अगर कोई चीज बहुत है तो वहां पर जाति। दुनिया में अगर किसी का नाम लेकर कहा जाए तो व्यक्तिवाचक। और गलती से पूछ लिया जाए कि सुंदरता, सुंदर की जगह सुंदरता लिखा हो तो बताओ सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर भाववाचक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, अवघट का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवघट, अवघट को माना जाता है खराब, बहुत टेढ़ा, बहुत जटिल। सुगम को माना जाता है यहां पर बहुत सरलता वाला, जो कतई जटिल ना हो। 15 नंबर देखिएगा, एक अलंकार से प्रश्न लेते हैं। अलंकार से प्रश्न लेता हूं 15 नंबर में कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों कि अगर किसी भी अलंकार में तुलना की जाए, मैं कई बार कह चुका हूं अपनी वीडियो में, नए बच्चे हैं समझने के लिए बेताब रहें। अगर कहीं भी आपसे किसी व्यक्ति की तुलना कर दे तो समझ लो कि वहां हो जाता है उपमा अलंकार। समझ गए? तो यहां पर क्या है, यहां ट्रिक अब हम इस्तेमाल करते हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब देखो तुलना की गई है, टीला को हाथी से कहा गया है, कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है ना, इसलिए उपमा हो जाएगा। ट्रिक दोस्तों यह है कि अगर आप तुलना ना कर पा रहे हो तो ट्रिक यह है कि अगर किसी वाक्य में सा आ रहा है, सी आ रहा है, सम आ रहा है, हर वाक्य में अगर सा सी सम है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो तुलना होगी तो सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। मेरा मुख जो है चंद्रमा सा है तो तुलना हो गई ना। मेरा मुख सूर्य सा है, मेरा मुख गुलाब सा है, सा जरूर आएगा, सी जरूर आएगा, है ना, ये याद रखिएगा। हवा पानी सी बहती है, हवा पानी सी बहती है तो हवा की तुलना पानी से कर दी गई, सी आ गया।
तो समझ गया, उपमा हो जाएगा। अगले फैक्ट पर आएंगे। फैक्ट नंबर दोस्तों है 16। उपमेय में कल्पित उपमा उपमान की संभावना को कहा जाता है। ये थोड़ा सा कठिन और जटिल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार को देखा जाए तो उसकी यही परिभाषा है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर है, कह रहा है किस क्रम में संबंध कारक का सही प्रयोग हुआ है। क्या हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकती है या लगा सकते हैं? जरा एक बार हमें ताल ठोक कर बताने की का कष्ट करें। कह रहा है किस क्रम में संबंध कारक का सही प्रयोग हुआ है। हमें यह उम्मीद है कि संबंध कारक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। संबंध कारक की ट्रिक यह है कि अगर किसी वाक्य में का, की, के आ जाता है तो आप ढूंढ लीजिएगा। का, की अगर मैं कह दूं तो आपको ढूंढ लेना है। तो काकी के अगर आ जाता है तो बताइए, रा री रे आ जाता है तो बताइए, नानी ने आ जाता है तो बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें भी तो आया है के और इसमें भी तो आया है का। आप कहोगे कि सर ए होगा। अरे भैया, इसमें के नहीं, इसमें के लिए आया है। जहां पर विभक्ति के लिए आए वहां पर संप्रदान होता है। जहां पर घड़ी से गिर गई यानी घड़ी जो है हाथ से गिर गई, अलगाव हो गया है, वहां पर अपादान हो जाता है, अलग हो गया कोई चीज। हिमालय से नदी निकलती है, यहां पर भी कोई चीज अलग हो रही है तो अपादान हो गया। और आसमान का रंग नीला है, इसमें संबंध कारक की बात की गई है, तो संबंध कारक का मतलब होता है कि काकी के रिलेशन बताया जाए। 18 नंबर आपका चैप्टर का नाम है रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताइए। ये देखिए कोई बच्चा कह रहा बी और सी, बिल्कुल हाँ, बी और सी अपादान, बिल्कुल सही बात है, अपादान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले फैक्ट पर आएंगे। फैक्ट नंबर दोस्तों है 18। बीभत्स रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है डी। बीभत्स का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को आप दोबारा देखना ना चाहो, उससे अगर घृणा हो जाए, आंखों के सामने नहीं देखना चाहते हो, उसको कहा जाता है जुगुप्सा। यही स्थायी भाव होता है। हिंदी में स्थायी भाव दोस्तों होते हैं, कितने होते हैं बताइएगा? 11 होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 11 होती है। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। क्वेश्चन दोस्तों 19 है, आपको बताना है, लॉक किया जाए। आपसे कह रहा है दोस्तों विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिएगा। अनुचित युग्म का चयन आपको करना है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे जरा बताएंगे? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, बताइए बताइए दोस्त, क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं दोस्तों यहां पर विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा। सुबोध जो है, सुबोध दुर्बोध होता है। मेहमान का मेजबान होता है। आद्र का शुष्क होता है। उजाला अंधकार नहीं होता है, उजाला का अंधेरा होता है। अंधकार नहीं कर सकते, बहुत फर्क होता है। अंधकार का प्रकाश हो जाता है लेकिन उजाला का अंधेरा होता है, यही फर्क है। यही छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हमसे हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? बताइएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, यह बताना है आपको आंसर क्या होगा। अखरोट शब्द का अगर तत्सम देखना है तो बताएंगे तो अखरोट का क्या होगा? बहुत से बच्चे अक्षबाट लगाएंगे, जो गलत आंसर सरासर हो जाएगा। अखरोट का अक्षोट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी। पुंडरीक में कौन सा समास है? तो पुंडरीक का मतलब अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है, दशानन रावण की बात होती है ना, विष्णु की बात हो रही है। पुंडरीक में जब किसी तीसरे की अर्थ की तरफ व्याख्या करी जाती है तो बहुप्री समास हो जाता है। 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। लॉक किया जाए, आंसर क्या हो सकता है बताएंगे दोस्तों? बहुत बढ़िया। आपसे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। लोहा, पानी, पीना, धुआं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो मिक्सर से बना हुआ है, मिक्सअप से बना हुआ है, और मिक्सअप से बना हुआ है या फिर अगर जितनी भी जो चीजें हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है ना। इसी तरीके से जितनी मेटल वाली चीजें हो वो द्रव्यवाचक हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पानी जो है ये हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। लेकिन पीना जो है ना, ये कैसे हो जाएगा? पीना जो है ना छुपा हुआ है, यही द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है। 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्त कि जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब वहां पर कौन सा वाच्य होता है?
जब क्रिया का विषय कर्ता होता है तो बताएंगे वहां पर कौन सा वाच्य होता है, तो वो हो जाएगा कृतवाच्य होता है, क्योंकि कर्ता इंपॉर्टेंट है और कर्ता इंपॉर्टेंट वहीं पर होता है जहां पर कृतवाच्य काम करता है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। जो कर्ता के द्वारा कार्य करता है वो कृतवाच्य, जो कर्म के ऊपर निर्भर होता है वो कर्मवाच्य और जो भाव के ऊपर निर्भर होता है वो भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। आपसे कुछ कह रहा है कि क्रिया का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया है। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन अलग था, अब बताना है कारक। मैं समझा कि एक ही क्वेश्चन आ गया। 23 नंबर में वाच्य बताना था, 24 नंबर में आपको कारक बताना है। अब कारक का क्वेश्चन है, कारक को लगाइएगा, लॉक किया जाए, जवाब दीजिएगा। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, कारक बताएंगे दोस्तों। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक या कर्म कारक के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, क्या कर्ता कारक या कर्म कारक के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो कर्ता कारक के साथ ऑप्शन ए के साथ लॉक हो जाएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नम धन अस्ते, नम धन स्ते, नमः धन ते या नमः धन स्ते। मैं ये कहता हूं कि स्ते कोई वर्ड नहीं होता, स्ते कोई वर्ड नहीं होता, नमः धन ते बराबर नमस्ते होता है।